सबसे पहला ये सवाल पूछा गया, यूजीसी नेट की बेसिक डिटेल्स आप बता दीजिए। तो यूजीसी नेट में दो पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट होता है, दूसरा पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट जो होता है वो जनरल होता है, पेपर सेकंड जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, स्पेसिफिक होता है। जैसे इस वक्त हमारा पेपर सेकंड है उर्दू सब्जेक्ट, पेपर फर्स्ट में भी 10 यूनिट्स होती है, पेपर सेकंड में भी 10 यूनिट्स होती है। पेपर फर्स्ट की जो 10 यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, हायर एजुकेशन, आईसीटी, इन्वायरमेंट, इस तरीके से 10 यूनिट्स होती है। अब अगर पेपर 2 की 10 यूनिट्स की बात कीजिए तो तारीख़ ज़ुबान उर्दू, उर्दू गज़ल, उर्दू नज़्म, कसीदा, मसनवी, मरसिया, दास्तान, अफसाना, नावल, ड्रामा, तनकीद व तहक़ीक़, उर्दू अदब के दिगर तहरीकात, रुझानात और फिर दिगर असनाफ़ अदब, इस तरीके से 10 यूनिट्स होती है। आने वाले 102 दिनों में मैं पेपर 2 उर्दू के निसाब को तफसील के साथ आपके सामने पेश करूंगा। ये बुनियादी खाका है। पेपर फर्स्ट में 50 सवालात होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, यानी पेपर फर्स्ट आपका 100 नंबर का हुआ। पेपर सेकंड में 100 सवालात होते हैं 200 मार्क्स के लिए। कुल मिलाकर आपको जो है 3 घंटों में यानी कि 180 मिनट में 150 सवालात हल करने होते हैं। 50 सवालात पेपर फर्स्ट के, 100 सवालात पेपर सेकंड के। अब तक इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी गलत जवाब होने पर आपकी कोई भी पॉजिटिव मार्क्स कम नहीं की जाती है। यही वजह है कि स्टूडेंट्स जो है हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ हर मरतबा का मुख्तलिफ होता है, लेकिन उर्दू में देखने में आ रहा है कि दिन ब दिन कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? उसकी कुछ बुनियादी वजूहात है। जैसे अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जहां पर स्टूडेंट्स स्टडी कर लेते हैं, स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हो चुका है। ऑनलाइन की दुनिया में अगर किसी भी कस्बे में आप रहते हैं और किसी भी मेट्रो सिटी में कोई कंटेंट आता है, उस तक आपकी रसाई हो चुकी है। गाइड करने वाले बेशुमार आ चुके हैं, रहबरी करने वाले बेशुमार आ चुके हैं। पास होने के बाद स्टूडेंट्स अपने आरा और ख्यालात के इजहार करते हैं, उनको सुनकर उनको देखकर भी स्टूडेंट्स जो है प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाते हैं, उसका एनालिसिस अवेलेबल हो जाते हैं, पैटर्न को समझने में आसानी होती जा रही है, पैटर्न को समझाने वाले आ चुके हैं। यही वजह है कि कट ऑफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब जून 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है, इस पर एक डेडिकेटेड लेक्चर मेरा आने वाला है। इस वक्त अभी आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि अभी से आप जो है अफसाने, मसनविया, दास्तान, ड्रामे, नावल, कसीदे, मरसिए, इन चीज़ों को, इन असनाफ़ अदब को देखने की, पढ़ने की कोशिश कर लीजिए, शुरू कर दीजिए। क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो गाइड के भरोसे रहते हैं, अभी साबका सवालिया पर्चों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ गाइड से इस इम्तिहान को नहीं निकाला जा सकता है। आपको बेसिक बुक्स पढ़ना होगी, आपको निसाबी किताबों का मुताला करना होगा। आप देख रहे होंगे कि जो किरदार है, जो इक्तिबास है, वो बराह रास्त निसाबी किताबों से अखज़ किए जा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। और यही गुहार मैं गुज़िश्ता 10 सालों से लगा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को जो है निसाबी किताबों का मुताला करना अज़हद ज़रूरी है। एक सवाल ये पूछा गया है कि सर एज लिमिट क्या होती है? तो जनरल कैटेगरी से अगर आपका ताल्लुक़ है तो 30 साल एज लिमिट है। 30 साल से पहले जेआरएफ की एज लिमिट रखी गई है। यूजीसी नेट की कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी उम्र के हिस्से में इम्तिहान को दे सकते हैं, लेकिन अगर आप जेआरएफ हासिल करना चाहते हैं तो जेआरएफ की जो उम्र है, जेआरएफ की जो लिमिट है, वो 30 साल जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 सालों का रिलैक्सेशन आपको फराहम किया जाता है, यानी जेआरएफ की एज लिमिट 35 ईयर्स हो जाती है। वोमेंस के लिए 5 सालों की सहूलत दी जाती है, इसलिए जो है 35 ईयर्स तक वो जेआरएफ को हासिल कर सकते हैं। आपके रिजल्ट आने के बाद पीएचडी में एडमिशन कब शुरू होते हैं? तो देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में जो पीएचडी के एडमिशन का सिलसिला जो होता है वो साल में 2 मरतबा होता है। एक होता है फरवरी मार्च में और दूसरा होता है जुलाई और अगस्त में। तो जो दिसंबर के इम्तिहान दे रहे होते हैं उनके नताइज जाहिर होते हैं जनवरी या फरवरी में, तो वो मार्च के प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। जो जून का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके नताइज डिक्लेयर होते हैं जुलाई या अगस्त में। तो इस तरीके से अगस्त और सितंबर में जो प्रोसेस होता है पीएचडी एडमिशन का, वहाँ पर आप इनरोल
कर सकते हैं। हाँ, बाज़ यूनिवर्सिटियों में साल में एक मरतबा ही होता है और बाज़ यूनिवर्सिटियाँ ऐसे भी है कि 2-2 3-3 साल भी वहाँ पर पीएचडी का एडमिशन नहीं होता है। लेकिन बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की जो मारूफ यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पर साल में 2 मरतबा पीएचडी में एडमिशन होता है। कितनी कैटेगरी में यूजीसी नेट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है? तो 3 कैटेगरी में यूजीसी नेट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। पहली कैटेगरी वो है जो जेआरएफ होल्डर है, यानी उसे पीएचडी में एडमिशन मिलने पर जेआरएफ भी मिलेगा। जेआरएफ कितना मिलता है? 35 से 45 हज़ार के दरमियान आपको हर महीना हुकूमत हिंद के जानिब से फेलोशिप दी जाती है। पहले के 2 साल जो होते हैं वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के होते हैं, बाकी के 3 साल जो होते हैं वो सीनियर रिसर्च फेलोशिप के होते हैं। इस तरीके से 5 सालों तक के आपको फेलोशिप मिलती है। पहले 2 साल में जेआरएफ की जो अमाउंट होती है वो कम होती है, बाकी के 3 सालों में एसआरएफ की अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। एचआरए डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रिहाइश पजीर है, किस यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एचआरए आपका कम या ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा भी कुछ कंटिजेंसी वगैरह आपको फराहम की जाती है। कंटिजेंसी ए होता है, कंटिजेंसी बी होता है। इस पर मेरा एक डेडिकेटेड लेक्चर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो पहली कैटेगरी वो हो जाती है जिन्हें जेआरएफ मिलता है। जेआरएफ 1% कैंडिडेट्स को दिया जाता है। ये पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और जो है खालिस पीएचडी में एडमिशन लेके फेलोशिप को भी उठा सकते हैं। अब जेआरएफ का, पीएचडी का और सिर्फ नेट का क्या फ़ायदा है या सेट का क्या बुनियादी फ़र्क है, उसको अभी यहाँ पर मैं दरमियान में समझा देता हूँ। एक होता है स्टेट का सेट एग्ज़ाम, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम नेट कहते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एग्ज़ाम को पास कर लेने के बाद पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस में आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप सेट एग्जाम पास करते हैं तो जिस रियासत का आपने सेट एग्जाम पास किया है उस रियासत की यूनिवर्सिटी के लिए और कॉलेजेस के लिए आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और यूजीसी नेट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अब पीएचडी मैंडेटरी है कि नहीं है? देखो, पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फर्क क्या है, उसूल क्या है, उसको आप समझिए। अगर आप यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त आपके पास यूजीसी नेट भी होना चाहिए और पीएचडी की डिग्री भी होनी चाहिए। ये दोनों लाजिम व मलजूम है। लेकिन अगर आप स्टेट की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सेट होना चाहिए और आपके पास पीएचडी की डिग्री होना चाहिए। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी सीनियर कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री नहीं भी है तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपना इंतखाब करवा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपका नेट या सेट होना ही काफ़ी है, यही फ़र्क है। अब दूसरा फ़र्क क्या आता है? दूसरा फ़र्क आपके एपीआई स्कोर में आता है। पीएचडी के 30 नंबर मिलते हैं और आपका यूजी, पीजी, नेट, सेट, पेट जितने भी इम्तिहानात हैं सबको आप उठा लीजिए। एपीआई इंडेक्स में, एपीआई स्कोर में पीएचडी से ज़्यादा नंबर्स और किसी भी डिग्री की और किसी भी सर्टिफिकेट के नहीं मिलते हैं। पीएचडी के 30 नंबर्स आपको मिलते हैं जो कि आपके एपीआई स्कोर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसी तरीके से रिसर्च पेपर आपके पास होने चाहिए। नेशनल सेमिनार है, इंटरनेशनल सेमिनार है, वर्कशॉप है, उनके सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास होने चाहिए। बात तवील होती जा रही है, मैं इस पर एक अलहदा से सेशन लूँगा। अभी मैं ये बता रहा था कि नेट 3 कैटेगरी में पास किया जाता है। एक होता है जीआरएफ जिसमें आपको फेलोशिप भी मिलती है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है सिर्फ और सिर्फ नेट, यानी आपका यूजीसी नेट तो हो गया है लेकिन आप अगर पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेंगी। जी हाँ, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपको फेलोशिप नहीं मिलेंगी। यही फर्क सेट में भी है। सेट अगर आप किसी स्टेट का पास कर लेते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपको फेलोशिप नहीं मिलेंगी। आप जो है पर्सनली आपको अखराजात को बर्दाश्त करने होंगे। हाँ, बाज़ यूनिवर्सिटियों में जो है नेट वालों को 5,000, 8,000, 10,000 रुपये माहाना दिया जाता है, वो मुख्तलिफ है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। जो बुनियादी बातें इस इम्तिहान के हवाले से उस पर हम बात करें, जो स्पेसिफिकेशन है वो अलहदा से हम डिस्कस करेंगे। तो पहली कैटेगरी जेआरएफ की हो गई, दूसरी कैटेगरी नेट की होगी, तीसरी कैटेगरी आती है
पीएचडी सेक्शन, यानी कि आपका पीएचडी में भी नेट होता है। अब पीएचडी में नेट होने का मतलब क्या है? पीएचडी में नेट होने का मतलब ये है कि आप सिर्फ पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको जीआरएफ भी नहीं मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ एलिजिबल है पीएचडी करने के लिए, लेकिन उसकी मुद्दत भी 1 साल होती है। अगर 1 साल के अंदर अंदर आपने पीएचडी में दाखला नहीं लिया तो आपका वो रिजल्ट जो है एक्सपायर हो जाएगा, आपको दोबारा से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना होगा। तो ये टर्म्स है, ये क्लासेस है, ये जो बुनियादी मालूमात है यूजीसी नेट इम्तिहान के हवाले से वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप उस पर बात कर सकते हैं। टाइम टेबल के हवाले से एक सवाल पूछा गया था, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि टाइम टेबल क्या रहता है।